हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। तो आज हमारा सोलर सिस्टम पार्ट 2 है। इससे पहले हम सोलर सिस्टम का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ ये जाना और सन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब जाने। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखे हो तो वो प्लीज़ देख लें और फिर इसे देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर दे, और इन वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम पार्ट 2 में। सोलर सिस्टम, जैसा कि हम देख ही चुके थे, सोलर सिस्टम क्या है? ये उन ऑब्जेक्ट्स की फैमिली है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किसकी वजह से? सन के ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, इसमें कुछ 8 प्लैनेट्स हैं, काफ़ी सारे मून्स हैं। इसमें पिछली बार मैंने 181 दिया था, लेकिन ये नंबर कुछ श्योर नहीं है, क्योंकि जो डॉर्फ प्लैनेट्स हैं उनके भी कुछ मून हो सकते हैं, तो वो भी कैलकुलेट करे जाएँ तो ये नंबर्स कुछ 200 पहुंच सकता है। ये कई जगह देखा मैंने, कहीं श्योर नहीं है, तो आप इसे कुछ डिफ़ाइन ना मानिए। ठीक है, इसके अलावा एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, इन सबको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा सोलर सिस्टम है। ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये है सन और ये हैं सारे प्लैनेट्स, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, तो इसका जो पाथ है, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनका जो पाथ है, मतलब कि उनका जो ऑर्बिट, उनका जो रास्ता है ना घूमने का, वो कैसा है? इलिप्टिकल है, मतलब दीर्घवृत्ताकार है। वो सिर्फ एक सर्कल के जैसे ना होकर के वो एक लंबा लंबा सर्कल है, जिसे बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त, इंग्लिश में इलिप्टिकल। ओके, अब आते हैं प्लैनेट। प्लैनेट क्या होते हैं? तो प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार, किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, जैसे कि हमारा स्टार कौन है? सन है। ठीक है, लेकिन किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, और उनका इनफ मास होना चाहिए ताकि वो स्फेरिकल शेप में आ सकें। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप सबसे कम वॉल्यूम और सबसे कम एरिया अटेन करता है। ठीक है, सबसे कम एरिया में ये एक डेंस शेप बना सकता है। इसलिए किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि आकाशीय जो पिंड है, जो स्पेस में पिंड है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को एक स्फेरिकल शेप अटेन कर लेना चाहिए, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। एक फिक्स्ड ये नहीं है कि वो अभी इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो बाद में इस ऑर्बिट में घूमने लगे, ऐसा नहीं है। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक प्लैनेट कहेंगे। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, आप जानते हैं। उनको हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो है इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा आउटर या जोवियन। अब इन्हें हमने टेरेस्ट्रियल क्यों कहा, इन्हें हमने जोवियन क्यों कहा, इनर आउटर क्यों कहा, ये सब आप समझेंगे आगे। ठीक है, ये देखिए, अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो वो कुछ ऐसा है। ये सन है, ये सारे प्लैनेट्स हैं। इसमें से ये जो 4 प्लैनेट हैं, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। इनके लेफ्ट में जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और जो ये बाहर वाले एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर जो 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। ओके, आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट या आउटर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए, साइज के अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो इनर प्लैनेट्स स्मॉल साइज के होते हैं, जैसा कि आपने पीछे फोटो में देखा, और जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स साइज में बड़े होते हैं, ये हमें देखते ही पता चल गया। दूसरी बात कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सभी सॉलिड्स हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जबकि आउटर प्लैनेट गैसेस और फ्रोजन हैं। गैसेस कौन कौन से? जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है,
और यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों फ्रोज़न है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ये जमे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स के टर्म्स में देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो ये जो इनर वाले हैं उनकी सैटेलाइट्स कितनी कम है या नहीं है। मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की एक है और मार्स की 2 है। और वहीं अगर हम आउटर प्लैनेट्स की देखें तो इनकी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स मतलब कि जो इन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करने वाले सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और साथ ही साथ वो सन का चक्कर भी लगा रहे हैं, यानी कि सूर्य का चक्कर भी लगा रहे हैं, और अपने प्लैनेट का चक्कर भी लगा रहे हैं। उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट, और ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इनके, ठीक है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, कौन है, मून। वैसे ही जुपिटर के 79 है, सैटर्न के 82 है। पहले जुपिटर के ज़्यादा थे, अब सैटर्न के ज़्यादा है। ये लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में ही ये स्टडी हुई है, तो अब सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है। ये एक नया पॉइंट है याद रखने को। यूरेनस के 27 हैं, ये नेपच्यून के 14 हैं, ठीक है। अब आते हैं कि रिंग्स पे। क्या इनर प्लैनेट्स के आसपास रिंग्स होती हैं? तो नहीं, इनके आसपास कोई रिंग्स नहीं होती है, जबकि आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स के आसपास रिंग्स होती हैं। अभी तक तो हमें लगता था सिर्फ सैटर्न यानी कि शनि के चारों तरफ ही रिंग है, लेकिन बाकी जो जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनके आसपास भी रिंग्स होती हैं, ओके। अब हमने देख लिया कि इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें, जैसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, ये इन्हें बोलते हैं कॉमेट, कॉमेट्स क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या क्या हैं। अब हम ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन पे आए तो द सेलेस्टियल बॉडीज़, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ विच डू नॉट फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ बीइंग अ प्लैनेट, जो एक प्लैनेट होने की सारी कंडीशंस फुलफिल ना करें, वो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट हैं। मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल स्फेरिकल शेप ना अटेन करा हो, या फिर वो ऑर्बिट क्रॉस कर रहे हों। जैसे कि प्लूटो पहले हमारा एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड करा कि इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना देंगे। किसको? प्लूटो को। क्यों? क्योंकि इसने अपने ऑर्बिट को क्रॉस करा था, मतलब इसने अपना ऑर्बिट छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया था। तो इसका मतलब ये एक प्लैनेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। इसी तरीके से कुछ और भी ड्वार्फ प्लैनेट हैं जिनको अभी तक खोजा गया है, वो है आइरिस, प्लूटो। प्लूटो तो हमारा हो गया, हार्मिया, मेकमेक एंड सेरेस। यहाँ पे सेरेस के साथ एक खास बात ये है कि ये जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है, तो इसे आप एस्ट्रॉयड भी कह सकते हैं, लेकिन इसने एक ड्वार्फ प्लैनेट का शेप अटेन कर लिया है, ठीक है। तो अब और भी जो हमारे सोलर सिस्टम में जो और ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड आर प्लैनेटेस्टिमल्स विच कुड नॉट फॉर्म प्लैनेट्स। जब प्लैनेट्स बन रहे थे तो उस स्टेज को बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स। तो उस समय जो प्लैनेट नहीं बन पाए उनको बोला गया एस्टेरॉइड। इनका शेप कुछ डिफाइन नहीं होता है, हो सकता है ये ऐसे हों, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े से रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये पथरीले से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली ये सबसे ज़्यादा, ये सन को तो ऑर्बिट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। उसे ही हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि हमने यहाँ पर देखी, ये देखी हमने एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, यही है वो, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसे, ओके। अब आते हैं कॉमेट या धूमकेतु पे। इसे पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये डस्ट या डर्ट के और आइस के बॉल्स जैसे होते हैं,
ठीक है। जब ये स्पेस में ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन जब ये सन के अराउंड आ जाते हैं, सन के पास आ जाते हैं, तो क्या होता है, उसकी गर्मी की वजह से ये जल उठते हैं और इनसे गैसेस रिलीज़ होने लगती हैं, जिससे कि ये एक टेल फॉर्म कर लेते हैं, एक पूंछ जैसी बना लेते हैं। इसलिए हम इनको उच्छल तारा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर धूमकेतु बोलते हैं, या इंग्लिश में कॉमेट। ओके, अब आते हैं कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। मेटेरॉइड्स या फिर उल्का पिंड, ये एस्ट्रॉइड नहीं होते हैं। अगर आपको ये देखकर लग रहा है ये एस्ट्रॉइड है, तो ये छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड से काफ़ी, तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं। लेकिन जब ये अर्थ के स्पेस से, अगर ये अर्थ के पास आ रहे हैं, तो हम इन्हें मेटेरॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। टूवर्ड्स अर्थ दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। लेकिन अभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिटियोर या उल्का। और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, तो उसके घर्षण की वजह से ये जल उठते हैं। और ये हमें लगता है कि जैसे उल्काओं की बारिश हो रही हो, इसी को हम बोलते हैं उल्का की बारिश या मिटियोर शावर, ठीक है। ये कुछ ऐसे। ओके, अब अगर ये एटमॉस्फेयर में ही जल के ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं। अगर ये अर्थ को हिट करते हैं, अगर ये इतने बड़े हों कि ये अर्थ को हिट कर जाएं आके, तो इनको हम बोलते हैं मेटेओराइट्स, ठीक है। और या उल्का पिंड, हिंदी में उल्का पिंड ही बोल रहे हैं, दो मेटेरॉइड को और मेटेओराइट्स को, दोनों को ही उल्का पिंड बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये अर्थ को हिट करते हैं, तो इंग्लिश में आप ध्यान रखो, ये RITS हैं इनके लास्ट में, ठीक है, मेटेरॉइड। तो ये कुछ ऐसे अर्थ को हिट करके यहाँ पर ये गड्ढा सा बना देते हैं। इस तरीके के हमारे अर्थ में कई है, और इन पर पानी भर जाता है तो इससे झील बन जाती है। इसे हम लोग क्रेटर भी बोलते हैं, क्रेटर होल, ठीक है। अर्थ पे ये ऐसे क्रेटर होल बना देते हैं मेटेरॉइड्स गिर करके। ओके, तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों को एक फिगर में समझ लो, मेटेरॉइड, मेटियोर एंड मेटेरॉइड। अगर ये स्पेस में हैं और अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अर्थ के पास आ रहे हैं, तो ये मेटेरॉइड कहलाएंगे। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए हैं, तो ये मेटियोर कहलाएंगे। और अगर ये अर्थ को हिट कर गए हैं, तो ये मेटेरॉइड कहलाएंगे, ठीक है। हिंदी में तो उल्का पिंड और उल्का ही बोलते हैं, इंग्लिश में आप ध्यान रखिए इन्हें। तो अब हमारे लास्ट सेशन का आंसर क्या था। हमारे लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, इसका सही आंसर है कोरोना। ओके, अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ और रेक्टेंगुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ। सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो वो किस पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।